स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स और सॉल्युबिलिटी, ये दो पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम थर्ड पॉइंट जो कि एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में आता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इसको हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ मौजूद होती है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से आइस की डेंसिटी को इफेक्ट करती है, हम ये चीज देखेंगे। तो अगर हम वाटर को रूम टेम्परेचर पे लें, आइस इज बेसिकली द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, सॉलिड स्टेट है वाटर की। ये जो लिक्विड है वाटर, हमने इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे लिया। रूम टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स आपको शो करवाऊं तो ये किस तरह से होंगे, एक दूसरे से दूर दूर हैं, इतने ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, ये आपको क्या शो करवा रहे हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करवाएंगे। डिक्रीज करने से हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या चेंजेस आती हैं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, जहां पर आइस फॉर्मेशन होगी, वहां पर क्या चेंजेस आएंगी। तो देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने वाटर कंटेनर लिया है। अब इस वाटर का हम जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस करवाने लगे और देखेंगे क्या चेंजेस आती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रीच करने से क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। स्टूडेंट्स याद रहे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहां पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। वाटर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कम हो गया है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं। तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। इट्स मीन कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई। अब ये वो टेम्परेचर होगा जिस पे अगर हम ऊपर जाना चाहें, ऊपर जाने का क्या मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करवाना चाहें, हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, यानी वाटर एक्सपैंड होगा। और अगर हम इस टेम्परेचर से बिलो जाएं, यानी कि हम इस टेम्परेचर से नीचे जाएं और वाटर को फ्रीज करवाना चाहें, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तब भी वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा। किस तरह से, अब हम टेम्परेचर मजीद 4 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस कर रहे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर पहुंचता है तो आप देखें कि मॉलिक्यूल्स जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे को इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक हेक्सागोनल पैटर्न हमारे सामने आ जाता है। ये हेक्सागोनल पैटर्न जो है थ्रू आउट द आइस स्ट्रक्चर जो है ये रिपीट होता रहता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने की वजह से आइस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस जो होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। एम्प्टी स्पेसेस होने से क्या होगा, अब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ गया तो अब डेंसिटी डिक्रीज हो गई। जब वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो आपको पता है कि वो सरफेस पे चीज रहती है और जो डेंसर होता है वो लोअर लेवल पे आता है। अब नीचे जो पानी है यहाँ पर वो स्टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वो डेंसर है, इसलिए वो नीचे है। और आइस जो है वो उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो सरफेस पे फ्लोट कर रही है। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होता जाएगा तो ये आपका पूरा लिक्विड जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से वॉल्यूम एक्सपेंशन करती है, कितना वॉल्यूम एक्सपैंड होता है लिक्विड से जब वाटर सॉलिड फॉर्म में आता है, आइस की फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से अगर मैं आइस ब्लॉक्स यहाँ पर बना दूं, जी आइस ब्लॉक्स बनते हैं तो क्या होता है, 9% वॉल्यूम एक्सपेंशन आता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो कि अगर आप पानी की बोतल भरकर फ्रीजर में रख देते हैं तो क्या होता है, अगर आप उसको फुल लेवल तक भरें, जब वो फ्रीज होती है तो वो बोतल, आपको पता है कि पानी जो है, जो बर्फ होती है, वो उस लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर आ चुका होता है। जितना लिक्विड का लेवल आपने डाला था, बर्फ उससे कहीं ज्यादा
आपको मिलती है, उसकी क्या वजह है कि वाटर जो है वो एक्सपैंड होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन आता है 9%, ठीक है। और ये 9% एक्सपेंशन क्यों है? क्योंकि जो आइस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेक्सागोनली अरेंज होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। फर्दर स्टूडेंट्स, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस दैट रिजेंबल्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। आइए देखते हैं किस तरह से रिजेंबल करता है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस रिजेंबलेंस विद डायमंड स्ट्रक्चर जी। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखें कि डायमंड का स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन जो है दैट इज टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, और ये पैटर्न जो है ये फर्दर फॉलो अप होता हुआ एक जाइंट मॉलिक्यूल बन जाता है। ये आप इसकी बेटर पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। डायमंड की टेट्राहेड्रली अरेंज कार्बन एटम है, प्योर कार्बन है, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है। अब हम स्टूडेंट्स इससे कंपेयर करेंगे कि आइस का स्ट्रक्चर इससे किस तरह से रिजेंबल होता है। आइस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन आपको रेड से शो करवाऊं, ऑक्सीजन है, इसके 2 लोन पेयर्स हैं इस तरह से, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन जो हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स ये जो लोन पेयर्स हैं ये फर्दर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह से, और ये फिर फर्दर एक ऑक्सीजन एटम जो है अपने आप को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज कर लेता है। अब आप ये इमेज देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आइस का स्ट्रक्चर है जो कि रिजेंबल कर रहा है डायमंड के स्ट्रक्चर से। उसमें क्या, दोबारा से देखें, 2 लोन पेयर्स और ये 2 हाइड्रोजन्स, ये 2 लोन पेयर्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और ये 2 कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स, टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, 4, और ये 4 बॉन्ड्स की वजह से आइस के स्ट्रक्चर में हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी ऑब्जर्व करते हैं दैट रिजेंबल्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस में मौजूद होने की वजह से इसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देते हैं दैट इज आइस एक्ट एज अ इंसुलेटर। ये प्रॉपर्टी मैरीन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं किस तरह से। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टडी किया कि आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस इज लाइटर देन वाटर, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी मैरीन लाइफ को किस तरह से बेनिफिट करती है स्टूडेंट्स, अगर हम पोलर एरियाज में देखें जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, अब वहाँ पर होता क्या है कि ओशंस फ्रीज कर जाते हैं, एक बर्फ की लेयर जो है वो बन जाती है। अब यहाँ पर मैरीन लाइफ कैसे सरवाइव कर सकती है, इतना कम टेम्परेचर है। होता क्या है स्टूडेंट्स, आइस की थिक लेयर जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो टॉप पे मौजूद है दैट एक्ट एज एन इंसुलेटर, एक ब्लैंकेट के तौर पे एक्ट करेगी। जो इस आइस लेयर के नीचे पानी है दैट इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसके फर्दर हीट लॉस को प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर द आइस टेम्परेचर मेंटेन रहता है पानी का। और ये वो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स जहाँ पर मैरीन प्लांट्स या मैरीन एनिमल्स जैसे कि फिशेस हैं वो सरवाइव कर सकती हैं आसानी से। इस तरह से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस के अंदर खुदा ताला की ज़ात की तरफ से एक तोहफा है, जिसकी वजह से मैरीन लाइफ जो है इतनी ठंड में या इतने लो टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिसकी वजह से लो टेम्परेचर्स पे मैरीन लाइफ जो है वो सरवाइव करती है। आइए फर्दर एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि किस तरह से जो डर्ट होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से हम रिमूव करवाते हैं किसी कपड़े से या किसी क्लॉथ से। तो देखते हैं सोप या डिटर्जेंट्स उनका क्या स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। उनका अगर हम जर्नल फार्मूला लिख लें तो हमारे पास R ग्रुप इज अटैच विद द कार्बोक्सिलिक पार्ट, और ये इस तरह से सॉल्ट फॉर्म में मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो R पार्ट है, ये R अटैचमेंट है, ये कौन सी होगी, ये किसी अल्काइल ग्रुप की होगी।
अल्काइल ग्रुप का क्या मतलब है, CH2 चेन हो सकती है, हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, और या तो ये बेंजाइल ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से सिंगल टाइम एक चीज अटैच हो सकती है इस पार्ट के साथ। अब ये अल्काइल और बेंजाइल जो है दैट इज द नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है दैट इज द पोलर वन। पोलर पार्ट ऑफ डिटर्जेंट, यानी डिटर्जेंट में एक हिस्सा जो होता है नॉन पोलर होता है और एक पार्ट क्या होता है, पोलर होता है। जो नॉन पोलर पार्ट होता है दैट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियर आप कह लें, या ऐसा पार्ट जिसको पानी पसंद नहीं है, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं वाटर हेटिंग पार्ट। और पोलर पार्ट दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, यानी वाटर लविंग पार्ट। अगर स्टूडेंट्स मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाऊं, तो ये जो टेल है दैट इज द अल्काइल टेल, अल्काइल और बेंजाइल ग्रुप को शो कर रही है, और इसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। वेयर इज हेड, दैट इज C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव, ये पार्ट है, दैट इज द पोलर पार्ट एंड दैट इज हाइड्रोफिलिक। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये जो हमने डिटर्जेंट्स का, सोप्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, ये किस तरह से हेल्पफुल है क्लींजिंग एक्शन में। स्टूडेंट्स, हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को स्टडी करने के लिए एक कपड़ा लेंगे जिसके ऊपर एक दाग लगा हुआ है, ठीक है, आप कह लें ग्रीस का दाग हो सकता है। इसको हम डिप करते हैं डिटर्जेंट में। डिटर्जेंट जो है वो वाटर के अंदर किस तरह से मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर हेड्स आपको नजर आ रहे हैं डिटर्जेंट्स के, और ये जो कर्ली सी लाइन है दैट इज द टेल, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। अब जब ये कपड़े पे जो दाग लगा हुआ है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो वाटर हेटिंग पार्ट है, वो उसकी नेचर क्या थी, नॉन पोलर थी, और जो ग्रीस है, जो दाग है, उसकी नेचर भी क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करेंगे, तो डिटर्जेंट की जो टेल है वो अटैच हो जाएगी ग्रीस के साथ, ठीक है, और जो पोलर हेड्स हैं वो किसके साथ इंटरेक्शन शो करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। अब ये जो पूरा आप देख लें अटैचमेंट के बाद आपके पास एक माइसिल बन जाता है। ये माइसिल जो है इस तरह से बना है कि इसकी सराउंडिंग में या इसके आउटर पार्ट पे पोलर हेड्स हैं जो कि पोलर इन नेचर हैं, और वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा कि ये जो दाग है ये वाइप आउट हो जाएगा और आपका पीछे जो कपड़ा है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिटर्जेंट जो हैं वो क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। आइए फर्दर एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चर्स हैं, जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स और डीएनए हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रोटीन्स स्टूडेंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर बिल्डिंग। आपकी बॉडी में मसल फॉर्मेशन के लिए, सेल्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि एंजाइम्स जो कि वेरी स्पेसिफिक होते हैं एक रिएक्शन के लिए, दे आर प्रोटीन इन नेचर। तो आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर अगर हम ऑब्जर्व करें तो स्टूडेंट्स दैट इज द हेलिक्स स्ट्रक्चर।
प्रोटीन्स के और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो ये राइट हैंडेड भी होता है और लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर भी होता है। स्टूडेंट्स, अब आप इसकी क्लियर पिक्चर देख सकते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर की। हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि इस हेलिकल स्ट्रक्चर में जो कार्बोनिल है और अमीन है, ये आप अगर ऑब्जर्व करें C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप और अमाइन ग्रुप, ये दोनों जो है ये वर्टिकली एडजेसेंट टू ईच अदर जब हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। अब ये दोनों जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो आप स्ट्रक्चर में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अमीन का जो हाइड्रोजन है दैट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम एक टर्न हेलिक स्ट्रक्चर में देखें तो कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे? 27 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न ऑफ दिस हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगर अब हम एक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट इज डीएनए उसकी बात करें, डीएनए बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शनिंग। ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने डीएनए के बगैर जो है वो फंक्शनल नहीं हो सकता। डीएनए के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो सेल की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन की आइडेंटिफिकेशन ही उसका डीएनए है। हर ह्यूमन का डीएनए मुख्तलिफ होता है, ठीक है, और उस डीएनए के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन है कि हमारा फेस कलर कैसा होगा, हमारा आई कलर कैसा होगा, हमारे सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करेंगे, कितनी प्रोटीन्स बनेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए के मौजूद होती हैं। और डीएनए का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये सिंगल एक्सिस के अराउंड आप देखें ये कॉइल हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी शुगर फॉस्फेट बोन है और नाइट्रोजन बेसिस है। नाइट्रोजन बेसिस कौन सी है? एडेनिन, गुआनिन, थायनिन एंड साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आप देखें कि एडेनिन और थायमिन ये आपस में पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के सामने आ रही हैं, और इसी तरह गुआनिन और साइटोसिन ये एक दूसरे के सामने होने की वजह से इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होगा। एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। आप याद रखने के लिए इन नाइट्रोजन बेसिस को @GC हम कहते हैं। A फॉर एडेनिन, T फॉर थायमिन एंड G फॉर गुआनिन, C फॉर साइटोसिन, ठीक है। ये हम इसको याद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए फर्दर देखते हैं स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेंट्स और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेंट्स, डाइज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पेंट्स की स्टूडेंट्स अगर आप देखें, पेंट्स आर स्टिकी इन नेचर, ठीक है, और इनकी क्या एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। ये एडहेसिव प्रॉपर्टी किस वजह से होती है? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इनको एडहेसिव नेचर प्रोवाइड करती है कि ये एक सरफेस के साथ अटैच हो सके, यानी जब आप एक वॉल पे पेंट करते हैं तो वो उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है, एडहेर कर जाता है, दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात कि अगर आपने हनी को ऑब्जर्व किया होगा और ग्लू है दैट इज ऑल्सो स्टिकी इन नेचर, ठीक है, वो भी एडहेसिव नेचर भी होती है इनकी, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जैसे कि क्लोथ्स हैं, सिल्क है और फर्दर सिंथेटिक फाइबर्स, इन तमाम को हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
यानी कि अगर आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक कपड़ा बना है और हमने देखना है कि ये कितना फ्लेक्सिबल है, कितना ये टफ है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, तो हम फोर्स अप्लाई करके देखेंगे। तो अगर तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो उस फोर्स को जो है वो रेजिस्ट करेगा और वो फटेगा नहीं। ठीक है, तो ये फाइबर्स के अंदर जो धागा है उसको भी अगर हम देखना चाहें कि किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो कितना मजबूत है, तो उसकी बेस क्या होगी, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्लोथ्स को या जो हमारे टेक्सचर्स हैं उनको रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंस हमने देखी पेंट्स में, और इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उसमें किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फूड मॉलिक्यूल्स में भी मौजूद होती है। किस तरह से देखते हैं जी स्टूडेंट्स, फूड मटेरियल्स या फूड मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें एग्जांपल ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। स्टूडेंट्स आप इन तीनों के स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान या इनके स्ट्रक्चर में जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है ये इसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी और ये वाटर में भी इजीली सॉल्युबल हो सकते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व होगा और हमारी बॉडी में फ्लो कर सकता है और जहां एनर्जी की ज़रूरत हो वहां पर हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और किस तरह से हमारी डेली लाइफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।